हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जिसमें हम इतिहास इकाई के अंतर्गत 5वां चैप्टर मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया का अध्ययन करेंगे। ये इस यूनिट का अंतिम चैप्टर है। तो जो बच्चे सेशन से जुड़े हुए हैं वो बच्चे सेशन को शेयर कर दें, और जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन बच्चों ने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ से जाकर आप पिछले वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर कर दें अपने मित्रों में। तो आज का हमारा टॉपिक है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। मुद्रित और छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है। हम अपने चारों तरफ जहां नज़र दौड़ाएं हमें कोई ना कोई छपी हुई चीज़ दिखाई देती है। चाहे किताबों की बात हो, पत्र पत्रिकाओं की बात हो, अखबार हो, मशहूर तस्वीरों की नकलें हों, मेज पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन, सिनेमा के पोस्टर आदि। हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायजा लेते हैं। हम मुद्रित दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं, या सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी। हम शायद ही महसूस करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है, और इस इतिहास ने हमारे जो समकालीन समय है या ज़माना है उसको आकार दिया है। यह इतिहास क्या है? समाज में जो मुद्रित सामग्री है कब से प्रारंभ हुई, आधुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही, इन सब पर आज के इस विषय पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम मुद्रण के इसी इतिहास को देखेंगे कि कैसे यह पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैली। हम मुद्रण तकनीक के प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर समझने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं ये चित्र बना हुआ है, बहुत ही प्राचीन से चित्र है। इस प्रिंट के आने से पहले पुस्तक निर्माता इस प्रकार से पुस्तकें लिखते थे और बोलकर लिखाया जा रहा था। तो देखते हैं शुरुआत में किस प्रकार से पुस्तकों की छपाई हुई। शुरुआती छपी पुस्तकें। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक जो है चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई थी। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक का विकास किस देश में हुआ था। तो यहाँ पर 3 देश हैं। सबसे पहले नंबर पर चीन, दूसरे पे जापान, तीसरे पे कोरिया। ठीक है, तो पहले नंबर पर चीन आएगा, दूसरे पे जापान आएगा, तीसरे पे कोरिया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो सबसे पहले मुद्रण की तकनीक जो है चीन में छापी गई थी, इसके बाद जापान में उसकी शुरुआत हुई, फिर कोरिया में हुई क्रम से। यह छपाई हाथ से होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। चूँकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एकार्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या खुशनबीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेख या खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर और सुडौल अक्षरों में सही कलात्मक लिखाई करते थे। एक लंबे समय तक जो है मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक जो चीनी राजतंत्र था। सिविल सेवा परीक्षा में नियुक्त चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी। तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में संख्या में किताबें छपवाता था, और 16वीं सदी में परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ी। इस लिहाज से छापी पुस्तकों या किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ गई। 17वीं सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में भी विविधता आ गई। अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे,
बल्कि व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का प्रयोग इस्तेमाल करने लगे थे। पढ़ना एक शगल भी बन गया था। नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्य कृतियों के संकलन और रोमानी नाटक पसंद थे। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया और कुछ ने स्वरचित काव्य और नाटक भी छापे। पढ़ने की यह नई संस्कृति एक नई तकनीक के साथ विकसित हुई और 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही साथ पश्चिमी मुद्रण तकनीक और मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ। पश्चिमी शैली के स्कूलों की जो ज़रूरतें थीं उनको पूरा करने वाला संघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। संघाई चीन में है और हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनी यानी यांत्रिक छपाई ने ले ली। यानी अब हाथ से जो पुस्तकें छपती थी अब धीरे धीरे उसका स्थान जो है मशीनों ने ले लिया। अब पुस्तकें जो है मशीनों से छपने लगी। जापान में मुद्रण कला देखिए बच्चों, चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान गए। कहाँ से गए? चीन से लेकर जापान गए। और जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक, ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ से इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा, जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 868 ईस्वी में हुआ था। और जापान की सबसे प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है? तो उसका नाम है डायमंड सूत्र। जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? डायमंड सूत्र, और जिसका जो छापा गया था 868 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं। तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों, कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कवि भी छपते थे और गद्यकार भी, और किताबें सस्ती और सुलभ थी, यानी सबको आसानी से प्राप्त हो जाती थी। तो यहाँ ये चित्र देख सकते हैं, इस प्रकार से छपाई होती थी। डायमंड सूत्र का एक पन्ना यहाँ पर दिया गया जो जापानी भाषा में लिखा गया है। 18वीं सदी के अंत में एदो यानी बाद में जिसे तोक्यो के नाम से जाना गया, के शहरी इलाके की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है, जिसमें हम चाय घर के मजमों, कलाकारों और तवायफों को देख सकते हैं। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाओं, संगीत के साजो हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूलसाजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबें ये पुस्तकालयों और दुकानें अटी पड़ी थी। आप देख सकते हो 13वीं सदी के मध्य में त्रिपिटका कोरियाना वुडब्लॉक मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथ का कोरियाई संग्रह, इन ग्रंथों को लगभग 80,000 वुडब्लॉक्स पर उकेरा गया था। इन्हें 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित भी किया गया है। ये आप देख सकते हो चित्र। ये चित्र है जो काठ पर उकेरा गया है, लाइब्रेरी बनी हुई है। हाँ देखिए बच्चों, कितागावा उतामारो 1753 में एदो में पैदा हुए उतामारो ने उकियाओ नाम की एक नई चित्रकला शैली में अहम योगदान किए, जिनमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया। इनकी छपी प्रतियां यूरोप और अमेरिका पहुंची और मोने और बान गोंग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया। त्सुतयाया जुब्रो जैसे प्रकाशकों ने विषय चुनकर कलाकारों से उन पर चित्र बनाने का करार किया जाता। फिर चित्रकार विषय की रूपरेखा बनाते। इसके बाद हुनरमंद वुडब्लॉक शिल्पी चित्रकार द्वारा बनाई गई रूपरेखा को तख्ती पर चिपकाकर उनकी आकृति को उकेर लेते थे। इस प्रक्रिया में मूल आरेख तो गायब हो जाता था, पर उसकी छपी नकल बच जाती थी। तो ये चित्रकार थे कौन? कितागावा उतामारो। देखिए यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। अब है यूरोप में मुद्रण का आना। अब यूरोप में किस प्रकार से मुद्रण तकनीक या मुद्रण कला आई थी?
सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे थे और 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते से पहुंचा। कागज ने कातिबों या मुंशियों द्वारा सावधानीपूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया। फिर 1295 में सॉरी बच्चों 1295 में, ये डेट ध्यान रखना बच्चों, 1295 में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौट गया। तो मार्को पोलो ने चीन में खोज की और 1295 में ये इटली वापस लौट गया। यानी मार्को पोलो इटली से आया था चीन में खोज करने के लिए और 1295 में स्वयं इटली अपने देश पहुंच गया। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, चीन के पास वुड ब्लॉक यानी काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा, यानी वुड ब्लॉक की तकनीक लेकर मार्को पोलो इटली गया था। फिर क्या था, इतावली भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे, यानी इटली के लोग भी। जल्द ही यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई। मुद्रित किताबों को सस्ती अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती यानी बेलम थे या चर्म पत्र पर ही छपते थे। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे थे। अलग अलग शहरों जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे थे और बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन में भी नए तरीके सोचे गए। अब सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ सुलेखक या कातिब नहीं पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे और आमतौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब यानी सुलेखक थे, यानी लिखने वाले थे। लेकिन किताबों की आबाद बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं हो पाती थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय साध्य और श्रमसाध्य काम था। पांडुलिपियाँ अक्सर नाजुक होती थीं, उनके लाने ले जाने और रखरखाव में तमाम मुश्किलें थीं, इसलिए उनका सर्कुलेशन यानी चलन अब सीमित रहा। तो किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यानी तख्ती की छपाई उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया और 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे। जाहिर है कि किताबें छपने के लिए इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की जरूरत थी। ऐसा छपाई की एक नई तकनीक के आविष्कार में से ही संभव होता। तो इसी समय जो है 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंततः यह काम कर दिखाया और उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस की जो है आविष्कार किया। तो गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे। देखिए किस प्रकार से गुटेनबर्ग ने नई छापेखाने का आविष्कार किया। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़े हुए थे और वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखता आया था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी और फिर सुनारी और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकृति में गढ़ने की कला देखी और महारत हासिल किया और अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। और उसका जो नया आविष्कार था जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुएं आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया, यानी 1448 में गुटेनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया और उसने जो पहली पुस्तक छापी वह थी बाइबल। यानी गुटेनबर्ग के द्वारा जो छापे खाने का जो आविष्कार किया था 1448 में। यहाँ से प्रश्न बन सकता है बच्चों कि गुटेनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किस वर्ष किया था, तो 1448 ईस्वी में। और छापे खाने का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था। कहाँ, तो जापान में। और गुटेनबर्ग के द्वारा छापी गई पहली पुस्तक कौन सी थी, बाइबल थी। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी तेज था। पर यह नई तकनीक हाथ से छपने वाली तकनीक की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई। शुरू में तो छपी किताबें भी अपने रंग रूप और साज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसी दिखती थी। धातुएं
धातुई अक्षर हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण करते थे। हाशिए पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्सर पेंट किए जाते थे। अमीरों के लिए बनाई गई किताबों में छपे पन्ने पर हाशिए की जगह बेल बूटे के लिए खाली जगह छोड़ दी जाती थी। हर खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और पेंटर खुद तय करके उसे संवार सकता था। करीब 100 साल के दरमियान यूरोप के ज़्यादातर देशों में छापे खाने लगे थे और जर्मनी के प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देश जाकर नए छापे खाने खुलवाया करते थे। छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन में कमाल की बढ़ोतरी हुई और 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ मुद्रित किताबें आईं। यह संख्या 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई और हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने पर ही मुद्रण क्रांति संभव हो सकी। देखिए ये गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पर पुस्तक छापी जाती है। देखिए आप देख सकते हो। यहाँ आप चित्र देख सकते हो। अब है मुद्रण क्रांति और उसका असर। जब मुद्रण क्रांति जो है चारों ओर फैल गई थी, नवीन तकनीक के माध्यम से पुस्तकें छापी जाने लगी थी, तो उसका प्रभाव क्या पड़ा। मुद्रण क्रांति क्या थी? छापे खाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं था। पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों की बुनियादी जिंदगी में बदलाव कर दिया। उसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से, संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता ही बदल गया। इससे लोक चेतना बदली और बदला चीज़ों को देखने का नजरिया। अब इससे जो नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ, छापे खाने के आने के बाद एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ। छपाई से किताबों की कीमतें गिरी। किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया और बड़ी तादाद में प्रतियां छपने लगीं और बाजार किताबों से पट गई। पाठक वर्ग भी बेहतर होता गया। अब पाठकों को सस्ती कीमत पर पुस्तकें उपलब्ध होने लगीं। इससे पाठक वर्गों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने लगी। किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की जो नई संस्कृति वो विकसित हुई। अब तक आम लोग मौखिक संसार में जीते थे। वे धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे, गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे और किस्से भी उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे। ज्ञान का मौखिक लेन देन ही होता था। लोग बाग समूह में ही दास्तान सुनते या आयोजन देखते आए थे। आप 8वें अध्याय में देखेंगे कि वे तन्हाई में या खामोशी में पढ़ने के आदी नहीं थे। छपाई क्रांति के पहले किताबें न केवल महंगी थी बल्कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में छापना भी असंभव था। अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच सकती थी। अगर पहले की जनता श्रोता थी तो कह सकते हैं कि अब पाठक जनता अस्तित्व में आ गई थी। लेकिन यह संक्रमण सरल नहीं था। जो परिवर्तन हुआ वो सरल नहीं था। किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे और यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं सदी तक साक्षरता की दर सीमित थी। प्रकाशकों के लिए सवाल था कि लोगों में छपी किताबों के प्रति दिलचस्पी कैसे जगाई जाए और इसके लिए उन्होंने मुद्रित कृति की व्यापक पहुँच का ध्यान रखना था। जो नहीं पढ़ सकते थे वे बोलकर पढ़े गए सुनकर उसका लुत्फ आनंद उठा सकते थे। इसलिए मुद्रकों ने लोकगीत और लोक कथाएँ छापनी शुरू कर दी और ऐसी किताबें आमतौर पर तस्वीरों से खूब सजी धजी यानी सचित्र होती थीं और फिर उन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराब घरों में गाया सुनाया जाता था। इस तरह मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई और छपी सामग्री मौखिक अंदाज में प्रसारित हुई और मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के बीच की जो विभाजक रेखा थी वो कम धुंधली पड़ गई और श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे के नजदीक आ गए, घुल मिल गए। धार्मिक विचार और प्रिंटिंग प्रेस का डर। देखिए बच्चों, अब छापे खाने के विचारों के व्यापक प्रचार और बहस मुबाहिसे के द्वार खुल गए। स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छाप कर उन्हें फैला सकते थे। छपे हुए संदेश के जरिए
वे लोगों को अलग अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे और कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण गंभीर महत्व था। हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था। उन्होंने उसका स्वागत भी किया। उसके मन में जो इसको लेकर कई डर थे। कई लोगों को छपी किताब के व्यापक प्रसार और छपे शब्द की सुगमता को लेकर यह आशंका थी कि ना जाने इसका आम लोगों के जेहन पर क्या असर हो। भय था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे कोई नियंत्रण ना होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। धर्मगुरुओं, सम्राट तथा कई लेखकों और कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई कई चिंता और नव मुद्रित और नव प्रसारित साहित्य और की व्यापक आलोचना का आधार बनी। आइए देखें कि जीवन के एक क्षेत्र धर्म में इसका क्या असर हुआ। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर। तो धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की जो कुरीतियाँ थीं उनकी आलोचना की और अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मार्टिन लूथर जो था ने किस धर्म में सुधार किया या 95 स्थापनाएं किसकी रचना है। तो यहाँ से प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। इसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसमें लूथर ने चर्च की शास्त्रार्थ के प्रति चुनौती दी थी। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छपे और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया और जो रोमन कैथोलिक चर्च था वो 2 भाग में बट गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत जो है मार्टिन लूथर ने ही की थी। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तर्जुमे या अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गईं और 3 महीनों के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये कथन बच्चों किसका है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ से प्रश्न बच्चों पूछा जा सकता है कि ये कथन जो है किसका है। तो ये कथन मार्टिन लूथर का है। कई इतिहासकारों का यह ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया और उसमें धर्म सुधार के नए विचारों के प्रसार में मदद मिली। क्योंकि मुद्रणों किताबों के छपने से ये आम लोगों तक भी पहुंच हो गई और लोगों के विचारों में परिवर्तन आया। जो कुरीतियाँ थीं, अंधविश्वास थे, वो दूर हुए और समाज में एक क्रांति आ गई। मुद्रण और प्रतिरोध। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। 16वीं सदी की इटली में इटली के एक किसान मेनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू किया और उन किताबों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए और उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाया कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गया और ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने एक अब इनक्विजिशन शुरू किया। जो मेनोकियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सज़ा दे दी गई। धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाएं और 1558 ईस्वी में प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे। यानी कौन कौन सी किताबें नहीं बिकेंगी। देखिए बच्चों, ये चित्र बने हुए हैं। अब मुद्रण संस्कृति और क्रांतिकारी। फ्रांस की क्रांति। देखिए बच्चों, अगला पॉइंट है मुद्रण संस्कृति और फ्रांस की क्रांति। मुद्रण संस्कृति का फ्रांस की क्रांति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां स्थापित की थीं। क्या हम दोनों में ऐसा संबंध बना सकते हैं। मूलतः 3 तरह के तर्क देखने के लायक हैं। पहला है, छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। उनके लेखन ने कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया और मांग की कि हर चीज़ को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाए। उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया। वॉल्टेयर और रूसो के लेखन का व्यापक पाठक वर्ग था और उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक नजरिए से दुनिया को देखने लगे थे। दूसरा था कि छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया और सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच महज मुबाहिसे और हुए और
उनके पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। तर्क की ताकत से जो परिचित है नई पब्लिक धर्म और आस्था की जो प्रशंकित करने का जो मोल समझ चुकी थी। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया के से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। और तीसरा यह था कि 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए थे। कार्टूनों और कैरिकेचरों के माध्यम से भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किलों में फंसी है, जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी हुई है। भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया। और हम इन तर्कों को कैसे समझे, इसमें तो कोई शक नहीं कि छपाई ने विचारों को फैलाने में मदद की। लेकिन याद रहे कि लोग बाग हर तरह की सामग्री पढ़ते थे। हर तरह वे अगर रूसो और वाल्टियर पढ़ रहे थे, हर तरफ से वे अगर रूसो और वाल्टियर पढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ वे चर्च और राज्य के प्रोपेगेंडा का या प्रचार भी कर रहे थे। वे हर पढ़ी या देखी चीज़ से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे। वे कुछ विचारों को स्वीकारते थे तो कुछ को नकारते थे, फिर चीज़ों को अपने ढंग से व्याख्या भी करते थे। इस तरह मुद्रण ने उनके मानस यानी उनके मस्तिष्क को सीधे तौर पर भले ही नहीं रचा हो, पर इसने अलग अलग ढंग से सोचने की संभावना जरूर खोजी हैं या खोली हैं। 19वीं सदी देखिए बच्चों, 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगें लगाईं, जिसके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठक वर्ग तैयार हुआ। बच्चे, महिलाएं और मजदूर। क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छपने के लिए एक प्रेस या मुद्रण स्थापित किया गया था। इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परी कथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया था। जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने बरसों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाएं जमा की और उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन किया था। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है बच्चों, नए तकनीकी परिष्कार। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातुओं से बनने लगे थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खाने की तकनीक में लगातार सुधार हुआ। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क में रिचर्ड एम हो ने शक्तिशाली बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था और इससे प्रति घंटे 8000 शीट या ताव छप सकते थे। इस सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरुआत से ही बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा था। 1-2 और चीज़ें हुई। कागज डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई, स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगे। इस तरह कई छोटी छोटी मशीनें इकाइयों में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्नों का रंग रूप ही बदल गया। मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के नए गुर अपनाए और 19वीं सदी की पत्रिकाओं में उपन्यासों को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। और इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला के तहत छापी गईं। किताबों की जिल्द का आवरण डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीक नवायत है। और 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों की किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ और लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपर बैक या आजिल्द संस्करण भी छापे। ये चित्र बना हुआ एक रेलवे स्टेशन का बच्चों, इंग्लैंड के। अब जो मुद्रण तकनीक जो चीन से विकसित होकर पूरे यूरोप देश में पहुंची थी, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। और पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों पर या हाथ से बने कागजों पर नकल कर बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थीं। फिर भी उन्हें उम्र बढ़ने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियां छापी जाती रहीं, लेकिन पांडुलिपियां नाजुक होती थीं, काफ़ी महंगी थीं और एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पढ़ना होता था, दूसरे लिपियों के अलग अलग तरीक़ों से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। इसलिए इनका व्यापक, देखिए पांडुलिपियाँ हैं,
ये छापी गई हैं। दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। छपाई भारत में किस वर्ष आई? देखिए, यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना बच्चों। प्रिंटिंग प्रेस पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। तो जो प्रिंटिंग प्रेस है भारत में कब आया? इसको कौन लाया? पुर्तगाली लाए थे। कब लाए थे? 16वीं शताब्दी में लाए थे। और जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी और 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें कई पुरानी किताबों का अनुवाद भी था। अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापेखाने का आयात शुरू कर दिया था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 ईस्वी में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। यहाँ से प्रश्न बच्चों बन सकता है कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। किस सन में किया था? 1780 ईस्वी में किया था, जिसने खुद ही यूँ प्रभावित किया कि हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आज़ाद निजी अंग्रेजी उद्यम था और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था, जिसमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तिहार भी शामिल थे, लेकिन साथ ही वह भारत के कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। तो अपने राज की छवि पर होते थे हमलों से इसकी रक्षा कर सकें। 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्रिकाएं छापने लगी थी और कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे थे। ऐसे प्रयासों में पहला प्रयास था राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। तो बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य ने लिखी थी। तो आज का सेशन बच्चों कैसा लगा है, इसका अगला भाग जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।